शाबाश। कल हमने फैक्टर्स ऑफ प्रोटेक्शन देख लिए थे, तो आज हम देखेंगे जी बच्चों, हम टाइप्स ऑफ गुड्स पे आ गए थे और मेरिट गुड डीमेरिट गुड्स हमने कर ली थी। आज हमने कंपटीशन के एतबार से बात कर ली, लेकिन थोड़ा सा रिव्यू ले लेते हैं कि मेरिट गुड्स वो गुड्स हैं जो इस्तेमाल में इतनी मजे की नहीं है, इनमें थोड़ी हमें मशक्कत भी उठानी पड़ती है, लेकिन इनका लॉन्ग टर्म एक्सटर्नैलिटीज या लॉन्ग टर्म बेनिफिट बड़ा अच्छा है। कि सीवरेज का एक निज़ाम है, खुदाई करो, पाइप डालो, खर्चा, मेहनत, लेकिन उससे सेहत अच्छी रहेगी क्योंकि सेप्टिक वाटर अंडरग्राउंड चला जाएगा। तो ये चीज़ें जो हैं ये मेरिट गुड्स में आती हैं। डीमेरिट गुड्स वो हैं जो शायद इस्तेमाल में हमारे लिए लग्जरियस है, मज़ेदार है, यहाँ स्टेटस का बेस बनती हैं, लेकिन लॉन्ग रन में हमारे नुकसान है। जैसे सिगरेट है, तो स्मोक करने में एक स्टाइल भी है, एक शायद कोई साइकोलॉजिकल बेनिफिट शायद होगा उसका, कोई टेस्ट तो उसका है कोई नहीं, लेकिन जो लॉन्ग टर्म है उसको हमारे लंग्स तबाह कर देता है, लंग्स तबाह कर देता है। अब ये बड़ी मजे की बात है, जो बंदा सिगरेट पीता वो इसको बुरा नहीं समझता, उसको समझा भी ले तो वो मानता नहीं है, वो कहता है मैं 15 साल से पी रहा हूँ, क्या फर्क पड़ता है। लेकिन मेरी जो रिसर्च है वो ये है कि सिगरेट पीने से और बहुत ज्यादा कॉफी चाय, मतलब नॉर्मल रूटीन और बात है, बहुत ज्यादा, तो इससे होता ये है कि हर इंसान का जो किडनी है वो हर साल 1% डैमेज होता है, इसके अंदर जालियां होती हैं, वो 1% हर साल डैमेज होता है। तो जब वो 60 ईयर्स ऑफ एज में पहुंचेगा तो उसके किडनी 40% बाकी होंगे, और वो काफी होंगे। अगर ये 30% भी हो, 25 भी हो, तो काम चल जाएगा। जब 75 साल का होगा तो 25% ज्यादा होंगे उसके पास, काफी है। लेकिन जब वो ये सिगरेट पीता है और ये करता है तो किडनी का डैमेज रेट 15%, यानी 5% और ज्यादा हो जाता है। 1% की बजाय 8% या 1.25% डैमेज, जालियां उसकी डैमेज हो रही हैं, और ये दोबारा बनती नहीं है किसी भी प्रोसेस को कर ले। तो उसका फिर नुकसान ये होता है कि आप 55 to 60 ईयर्स की एज में डायलिसिस पे चले जाते हैं, और डायलिसिस एक इंतहाई तकलीफ देता है। यानी फिस्चुला ऐसे जख्म को कहते हैं जो कभी सही नहीं होता, और उसके लिए फिस्चुला बनाया जाता है बकायदा। जब उसको खून जमता है फिर एक syringe से उसको वॉश करते हैं, तो जाहिर है आपने कभी ग्लूकोज में खून जम जाए वेन में तो कितनी तकलीफ से वो इंजेक्शन लगता है। तो इज अ रूटीन, तो इज अ वेरी पेनफुल लाइफ। तो ये प्रॉब्लम है। फिर एक प्रॉब्लम ये है कि जब लंग्स ऑक्सीजन बर्न नहीं करते या नहीं देते आपको, तो ये भी जाके 55-60 साल की उम्र में होता है। तो हमारे बुजुर्ग जो थे ना वो कहा करते थे अल्लाह ताला हमें नैनी प्रेनी रखे, यानी कि हमारी जो ये ज़रूरतें हैं, बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना, खुद से निकल के खाना ले आना, तो ये अगर अपने कदमों पे हो तो हमें किसी से मदद नहीं लेनी पड़ती। लेकिन अगर आप सिगरेट पी रहे हैं और ये कर रहे हैं तो फिर 60 साल की उम्र में, 55 साल की उम्र में पॉसिबल है कि आपको अपना औलाद में से एक बेटे को साथ रखना पड़े, सिर्फ इसलिए आपको उठा के वॉशरूम लेके जाए, आपको लाके खाना दे। तो ये उस वक्त तो नहीं पता लगता जवानी की धुन में, लेकिन जब वो बुढ़ापा आता है तो पता लगता है कि आप अपाहिज हो गए, आप पैरालाइज हो गए, आप लागर हो गए। दिस इज व्हाट द एंड, प्रॉब्लम इज एट द एंड, विच इज वेरी वेरी क्रूशल। तो एक खुददार आदमी के लिए तो बहुत मुश्किल है। क्या ख्याल है? ये वो समझते नहीं, आप जितना मर्जी समझा लें कि ये प्रॉब्लम होगी, बट दे डोंट अंडरस्टैंड इट द कॉस्ट ऑफ इट। एनीवे, कम बैक टू द पॉइंट। Point is this, that the other things like goods are on the basis of competition. हम जिस चीज के लिए पे करते हैं ना, वो चीज हमारे लिए
असूली तौर पे कंपटीशन में आ जाती है। मिसाल के तौर पे टोयोटा किसको मिलेगी? टोयोटा क्रॉस किसको मिलेगी? जिसके पास 1 करोड़ रुपया होगा। तो कंपटीशन शुरू हो गया। कौन 1 करोड़ रुपया कमा के लाएगा, जो लेके आएगा गाड़ी उसकी, राइट। तो ये गुड कहलाएगी प्राइवेट गुड, और जो खरीद लेगा गाड़ी उसकी है, दूसरा यूज नहीं कर सकता। क्या हाल है बच्चों? तो कंपटीशन, और जब कंपटीशन होगा तो फिर आप इसको विन करेंगे, तो कंपटीशन के अंदर आप दूसरे को रोक भी देंगे यूज करने से। नहीं कर सकते, ये मेरा वेस्टकोट है, ये मेरा, मैंने पैसे दिए हैं, दूसरे से यूज नहीं कर सकते। तो लिहाजा प्राइवेट गुड्स आर गुड्स वेयर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ राइवलरी एंड राइवलरी, मुकाबला, कौन कमा के लाएगा 1 करोड़ की गाड़ी देगा, और एक्सक्लूडेबिलिटी, जब 1 करोड़ दे दिया तो दूसरा उसको हाथ नहीं लगा सकता। क्यों? पर्सनल चाहिए, गाड़ी आपकी, राइट जी। ऐसे ही है। तो इसलिए प्राइवेट गुड्स वो हैं जिसमें राइवलरी है, मुकाबला है, कमा के लाओगे तो विन करोगे, और विन करके तो वो चीज तुम्हारी है, दूसरा यूज नहीं कर सकते। तो these goods that can be provided separately to, इसलिए टोटा क्रॉस कितनी सारी तरह, तो हर एक को क्या देंगे? सेपरेट, विथ नो कॉस्ट बर्ड बाय अदर्स। ठीक है, ब्रेड जो पैसे देगा उसकी होगी, ब्रेड की मिसाल दी ना इन्होंने, झूठे मांगने पे दे सकता है, लेकिन ब्रेड उसकी है, उसकी पैसे उसने दिए। ठीक बच्चों, अब आगे इसमें पैसे दिए, राइवलरी भी आई और एक्सक्लूडेबिलिटी भी आई भी है। एक्सक्लूडेबिलिटी, दूसरे को इस्तेमाल करने से रोकना, तू इस्तेमाल नहीं कर सकता, पैसे मैंने दिए, मेरी। पब्लिक गुड में ऐसा नहीं है। पब्लिक गुड वो गुड्स हैं जिसमें ना तो राइवलरी है ना एक्सक्लूडेबिलिटी, दोनों नहीं है। इसकी मिसाल है, जैसे हमारा जो है पार्क की बात मिसाल ले लेते हैं, रेस कोर्स पार्क। रेस कोर्स पार्क, रेस कोर्स पार्क जेल रोड पे देखो शायद आप लोगों ने, अपना पंजाब स्टेट कार्डियोलॉजी के बिल्कुल सामने। तो वहां पे आप जा सकते हैं, तो वहां पे कोई टिकट नहीं है, तो एवरीबॉडी कैन गो। अगर मैं जा रहा हूँ, ये भी जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं, वो भी जा सकते हैं, और मैं किसी को रोक भी नहीं सकता। क्यों? मैंने पैसे थोड़ी दिए हैं। तो जब पैसे नहीं दिए तो राइवलरी नहीं, राइवलरी नहीं तो एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं। एक ही वक्त में हम सब जॉगिंग कर सकते हैं, एक ही वक्त में हम सब, लेकिन कार के केस में, शर्ट के केस में ऐसा नहीं है। लिहाजा इसको क्या कहेंगे? पब्लिक गुड्स आर रेडीली अवेलेबल टू ऑल। देखिए ये लफ्ज बड़ा इंपॉर्टेंट है, ऑल द पीपल इन द सोसाइटी। हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं कि ये सब के लिए इकट्ठा दस्तयाब है। तो जो मैंने मिसाल दी है बच्चों, आपको पसंद आई? पार्क सबके लिए यकसा दस्तयाब है, किसी इंसान को मनाही नहीं है, राइट बच्चों। दीज गुड्स इंजॉय कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नॉन राइवलरी, नॉन एक्सक्लूडेबिलिटी। बेटा नॉन राइवलरी क्यों? टिकट ही कोई नहीं है, पैसे ही कोई नहीं लगे, तो लिहाजा आप किसी को मना भी नहीं कर सकते कि मैं कहूँ यार ये जॉगिंग पे नहीं आ सकते, इनके सॉक्स में से स्मेल आती है तो पूरा ग्राउंड खराब होता है, तो चलो इसको निकालो। कोई निकालेगा? वो कहेंगे यार कोई बात नहीं, यहाँ पता नहीं क्या क्या हो रहा है, तो चलने में। अच्छा बच्चों, अब आ जाए किस तरफ? क्लब गुड्स। क्लब गुड्स में अप टू अ लिमिट एक्सक्लूडेबिलिटी नहीं है। कहां तक? अप टू अ, अप टू अ लिमिट। लिमिट पूरी होने के बाद इसमें एक्सक्लूडेबिलिटी शुरू हो जाएगी। क्यों? इसकी मिसाल देते हैं। इसकी मिसाल है बच्चों, आपने रोटरी क्लब देखा है, रॉयल पाम क्लब देखा होगा मुगलपुरे के पास। तो रॉयल पाम में मेंबरशिप मिलती है वो खेलने की। वो क्या होता है यार, वो एक वो डंडा सा होता है, उससे बॉल को पकड़ के पॉकेट में डालते हैं। गोल्फ, 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 यू गॉट इट, गोल्फ। तो गोल्फ खेलने के लिए मेंबरशिप मिलती है, लेकिन मेंबर्स की तादाद फिक्स है, उससे ऊपर नहीं जा सकती। तो देखिए, क्लब गुड्स हैव द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ एक्सक्लूडेबिलिटी बट आर नॉन राइवलरी
पॉइंट, एक पॉइंट तक कोई कंपटीशन नहीं, आप भी आ सकते हैं, मैं भी आ सकता हूँ। लेकिन जब पूरे मेरे सीटें हो जाएंगी, फिर राइवलरी शुरू हो जाएगी, फिर कंपटीशन, फिर एक्सक्लूसिविटी शुरू शुरू हो जाएगी, सही है। तो इसमें प्राइवेट गोल्फ कोर्सेज, ये हमारे घरों में जो इंटरनेट केबल आती हो रही होती है, टीवी केबल आती है, उसकी भी लिमिट है, जितने कनेक्शन है उसके बाद किसी को कनेक्शन नहीं मिलेगा, तो इसको हम कहते हैं क्लब गुड। अब फर्क ये है, प्राइवेट गुड एक बंदा एक वक्त में इस्तेमाल करेगा, वो उसकी होगी। पैसे दिए जाएंगे, जो पैसे देगा वो इस्तेमाल करेगा दूसरा। और पब्लिक गुड्स सारे इस्तेमाल करेंगे, कोई पैसे नहीं लगेंगे। और क्लब गुड पे पैसे भी लगेंगे और इकट्ठे इस्तेमाल भी होगा, लेकिन एक लिमिट तक। उसके बाद एक्सक्लूड कर दिया जाएगा, आगे मेंबरशिप दस्तयाब नहीं होगी, ठीक है ना। वैसे वो मुझे पता नहीं, लेकिन ये रॉयल पाम की मुझे किसी ने बताई थी कि मेंबरशिप कोई मांग रहा था, तो सीटें पूरी हो गई थी, फिर एक सीट निकली, तो उन्होंने उसके पैसे मांगे थे गालबन कोई 13 से 17 लाख रुपए साल। 13 से 17 लाख रुपए साल के, और फिर उसके बाद दूसरी तीसरी सीट निकली थी, तो 30 से 35 लाख मांग लिए उन्होंने, और दिए लोगों ने। तो मैं हैरान होता हूँ कि ये कहानी क्या है। तो एक दफा मुझे कहानी समझ आई, मेरे मामू है चार्टर्ड अकाउंटेंट है, पहले बड़े गरीब से थे। यानी मेरे मामू बताते हैं, अम्मी बताती थी, अब तो मेरी अम्मी गुजर गई, मामू माशाल्लाह हयात अल्लाह जिंदगी से दे। तो वो अम्मी मेरी बताया करती थी कि वो जब वो छठी क्लास में पढ़ती थी और मामू शायद दूसरी क्लास में पढ़ते थे, तो उनके अम्मी अब्बू यानी मेरे नाना नानी दोनों गुजर गए इन एन एक्सीडेंट। तो अब मामू थे वो 3 एक साल के, तो उनके मेरे नाना की एक पहली बीवी थी, तो वो बच्चे जवान थे, उनमें से एक तो उनकी औलाद कोई नहीं थी, पिशावर में रहते थे, और बाप न्याज रोड पे। अभी हमने घर बेचा वो वाला। तो वो वहां ले गए दोनों को, मेरी अम्मी को भी और मेरे मामू को भी, तो उन्होंने उन्हें पाला। तो वो मारती वाला थी उनकी जो थी, यानी भावच, कुटाई करती थी बहुत। तो वो एकदम मुझे मिली थी पठानी साथ वाली में, तो वो कहती थी कि डंडे डुंडे टूट जाते थे, इतनी मार पड़ती थी। तो मामू भाग गए इधर लाहौर। लाहौर भाग गए तो वो कंडक्टर बन गए बस में। बस में कंडक्टर, उस जमाने में डीजल बसेस नहीं होती थी, कंडक्टर होता है टिकट काट। तो साथ उन्होंने मैट्रिक का एग्जाम दे दिया, तो मैट्रिक में अच्छे नंबर आ गए। तो वो बस वालों को शर्म आई, उन्होंने कहा यार तू क्लर्क लग जा। उस जमाने में मैट्रिक भी कोई कोई करता होगा, तो क्लर्क लग गए। क्लर्क लग गए तो साथ एफए शुरू कर दिया। एफए किया तो पैकेजेस में नौकरी मिल गई अकाउंट्स डिपार्टमेंट में। वहां गए तो रहना शुरू कर दिया, इधर पुरानी नारकरी, वहां सारे लड़के सीए कर रहे थे। उन्होंने कहा यार मैं सीए कर लेता हूँ। कहते हैं एक और बात भी थी, मुझे एक पिशावरी चप्पल पसंद आई, 32 रुपए की थी उस जमाने में। कह रहे यार मैंने कितनी पैसे जोड़े, 3 महीने में जाके जूती खरीदने गया, तो पठानों को ना खेड़ी का बड़ा शौक होता है। तो मामू तकरीबन पठान ही है, बट बॉर्न इन पंजाबी बट ब्रॉट अप इन पिशावर। तो ही इज अ पख्तून यू कैन से। लैंग्वेज तो नस्ल से नहीं होती, लैंग्वेज जिस इलाके में आप रहेंगे आपकी लैंग्वेज वो हो गई, आप उधर के हो गए, तो इस पख्तून। तो वो कहते हैं यार वो हमें खेड़ी लेने गया, जैसे आजकल कप्तान चप्पल बड़ी मशहूर है, अरे यार वो आउट ऑफ स्टॉक हो गई। तो यार ये क्या जिंदगी है, 3 महीने एक जूती के लिए पैसे जोड़ो, वो नहीं खरीद सकते। सो आई बीइंग मोटिवेटेड कि मुझे भी सीए कर लेना चाहिए, कुछ और कर लेता हूँ। उन्होंने रियली सीए कर लिया और सीए क्वालिफाई किया। क्वालिफाई करके और उन्हें फिर आर्टिकलशिप मिल गई, उन्होंने मिली थी फॉरगॉसन में। फिर वो इंग्लैंड चले गए। अब वो यतीम बच्चे की ना शादी वादी कोई करता नहीं, कोई आगे नहीं लगता। तो मैं जाता था शादियों पे जब मैं छोटा था ना, तो मैट्रिक कैफे में, तो कुछ आंटियां मुझे गौर से देखती थी, मैं कहता हूँ अम्मी ये क्यों देख रही, मैंने ये तेरे मामू की नजर से देख। मामू मेरे स्मार्ट थे, खूबसूरत थे, मैं तो उतना नहीं था। वो बातें कर रही होती थी, इसका मामू बड़ा प्यारा था, रिश्ता हो जाता तो अच्छा था। पहले चार्टर्ड अकाउंटेंट की उससे डिमांड थी। लेकिन बहरहाल वो इंग्लैंड चले गए, अब शादी वादी करने वाला कोई नहीं, उन्होंने जाके वहां मेम से शादी कर ली। तो अब वो गोरी के साथ ही लाइफ उन्होंने गुजारी है। फिर उन्हें वहाँ काले गोरों की लड़ाई हो गई इंग्लैंड में। वो मामू कहते मैं फड्डे वाली जगह पे रहना ही नहीं चाहता, उन्होंने इंटरव्यू दिया, उन्हें कनाडा बुला लिया। वो कहते यार जिस मुल्क में जाओ, एक लॉ का पेपर दो, एक टैक्स का पेपर दो, चार्टर्ड अकाउंटेंट लग जाते। तो अब वो कनाडा में बड़ी अच्छी जगह से रिटायर हुआ, अब टैक्स कंसल्टेंट है वहाँ पे। तो कभी कभी वो आ जाते हैं इधर, बल्कि यार हर साल ही आ जाते हैं। तो फिर जब आ जाते हैं फिर गपशप किए, वो मेरे साथ तो दोस्ती बड़ी पक्की है उनकी, तो किसी वक्त आएंगे, मैं आपसे मिलाऊंगा।
आप बड़े मोटिवेटेड होंगे, बड़े सीधे से आदमी हैं। यहाँ उन्हें पंजाबी आती है या पश्तो आती है या अंग्रेजी आती है, उर्दू नहीं आती। ही कैन स्पीक पंजाबी, ही कैन स्पीक पश्तो और इंग्लिश। उर्दू से बड़े नॉइड है, बोल लेते हैं, बस समझो टूटी फूटी, अद्धे पश्तो अद्धे पंजाबी। अच्छा बच्चों, एनीवे, तो ये क्या है, एक मोटिवेशन है। अच्छा, जिसको एक फिल्म आई थी किक, यानी एक ऐसा वाकया जो जिंदगी को बदल के रख दे इंसान की। तो कहते हैं ना, वो एक शेर भी है कि खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरी लहरों में तलातुम नहीं है। तो ये बड़ा एक किक होती है कि इंसान जो है वो एक ऐसी सूरत से गुजरता है कि फिर वो कहता है नहीं यार, अब मैं कुछ करूंगा। और ये बड़ा अजीब सी बात है कि जब मैं अपने लिटरेचर पढ़ता हूँ तो उसमें हमारे नबी ने भी फरमाया कि मुफलिसी करीब है कुफर के। मुफलिसी यानी कुफर से तो दूर जाना चाहिए। इसका मतलब है, ये क्यों कहा, क्योंकि तुम्हें मुफलिसी को भगाना है, और उसके लिए जो कर सकते हो करो। और गरीब आदमी दो ही काम कर सकता है मुफलिसी को कमाने के लिए, या तो वो चोरी करे, डाका मारे, या तालीम इतनी हासिल कर ले कि वसाइल का रुख उसकी तरफ हो। अदरवाइज दूसरा कोई तरीका नहीं है। तो उन्होंने ये अडॉप्ट कर लिया एंड ही गॉट इट सक्सेस। तो ये बड़ा जरूरी है। और दूसरी बात, एक बात याद रखिए, चार्टर्ड अकाउंटेंसी एक ऐसी फील्ड है जो इंसान को एक दफा, मैं समझता हूँ कि जंप ओवर कराती है। जंप ओवर का मतलब ये है कि जैसे सोचो कि यार मेरे पास इतने पैसे हो तो मैं बड़ा खुशहाल हो जाऊंगा, आपको उससे भी ज्यादा पैसे मिल जाते हैं। आपको कोई चार्टर्ड अकाउंटेंट जो 5-7 साल की सर्विस कर चुका है अपनी ऑडिट्स में, हैचबैक गाड़ी में नहीं मिलेगा। ही ऑलवेज हैविंग अ सेडान कार। चेक कर लें आप, ठीक है ना। तो हमने तो ये नहीं किया, तब भी अल्लाह का शुक्र है बड़े अच्छे पैसे कमा लिए इस फील्ड से वाबस्ता होकर। जितना भी काम इसमें सीखा हमने उससे काफी पैसा कमाया लिया, अल्लाह का शुक्र। तो आप लोग तो क्वालिफाई करोगे तो फिर तो वाइटल डिफरेंस आ जाता है, ठीक है ना। तो जंप पावर को यूं समझ लो कि जैसे आई वाज इन 2009, मैं सीएफई में आया तो मैं एक कोर्स पढ़ाने आया, मैनेजिंग पीपल एंड सिस्टम टू एसीसी। तो मुझे वो बुलाया प्रिंसिपल साहब ने, तो ये एक आध कोर्स 2 घंटे पढ़ाए होंगे, तो मेरा फीडबैक बड़ा अच्छा। तो मैंने कहा अच्छा, चलो, ये तो अल्लाह का करम हो गया। मेरे तो नहीं लगता कि बच्चे मुझे पसंद करते होंगे इतना। लेकिन वो आ गया, वो मुझे बोलने लगे कि तुम ये चलते फिरते रहते हो तो कितने पैसे कमा लेते होगे। तो उस जमाने में कोई 18,000 रुपये तोला सोना था, मैं कुछ 40-45 कर लेता था। 2 तोले सोने का मतलब आ जाए 6 लाख आजकल, इतना मैं कमा लेता था। तो मैंने उन्हें बढ़ के कह दिया, मैं 50,000 कमा लेता हूँ। उन्होंने स्टेनो को बुलाया, अपने बुला के बोलने लगे, यार एक अपॉइंटमेंट लेटर बनाओ इनका, 70,000 पर मंथ। तो वो लेटर ले आया चाय पीते पीते। उन्होंने कहा ये बशीर साहब आपके हाथ में है लेटर, आप 3-4 दिन में जवाब दे दें, ये सब वाइंड अप करें हमारे पास आ जाए, कितनी देर में आ जाए। तो इट्स कॉल्ड जंप। आप 50 सोच रहे हैं, आपको 70 मिल रहा, ठीक है। तो जब मैं पढ़ रहा था आपकी उम्र में था, तो मैं कहता था जितना को मैं काबिल हूं ना, अगर मेरे पास एक 5 मरले 3 मरले का घर हो जाए, मेरे अब्बू का घर भी 3 मरले का ही था, और चलो एक मेहरान या उस जमाने में होती थी एफएक्स, तो उस टाइप की कोई एक गाड़ी मिल जाए, तो जिंदगी गुजर जाएगी बड़ी अच्छी। क्या हाल है, ठीक है। लेकिन इस फील्ड में आके मेरे पास 1 कनाल का घर है, मैंने अपने जाती वेलिंग पे 10 मरले भाई को दिया है, 10 खुद रखा हुआ। तो आई हैव 2 कार्स, एक ये जो नई वाली कल्टस होती है, एक फ्लैट वाली है ना, एक नई वाली है 2017 मॉडल, वो मैंने मिसेस के लिए रखी हुई है। खुद मैं ये सिटी यूज करता हूँ। है पुरानी, वो 8-8 10-10 साल पुरानी हो गई है। लेकिन किसी हद तक देखा जाए कि मैं अब इंटरेस्ट में नहीं जाना चाह रहा, वरना मैं नहीं भी ले लूँ। तो ये मतलब कि इसका जंप ओवर है, ठीक है। लेकिन मैं समझता हूँ चार्टर्ड अकाउंटेंट को टीचर नहीं बनना चाहिए, क्योंकि इंडस्ट्री गिव्स यू एफर्ट, एफर्ट रिड्यूस होती जाएगी, पैसा बढ़ता जाएगा। टीचिंग में एफर्ट हमेशा उतनी ही रहेगी, एज बढ़ने के साथ साथ आप थकते जाएंगे, पैसा थोड़ा सा बढ़ेगा, ज्यादा
नहीं बढ़ेगा। अगर 1500 पर आवर था आज से कोई 15 साल पहले, तो आज भी उतना ही होगा। 17 हो गया, 2000 हो जाएगा। इससे इतना ज्यादा पैसे इसमें नहीं है। यंगस्टर आ जाते हैं, जल्दी कमाने का तरीका है, लेकिन अपना फ्यूचर तबाह कर लेते हैं। मेरे अक्सर टीएस हैं इस्लामाबाद में लगे हुए हैं, टीचर लगे हुए हैं सीए में। आप बिलीव करें, इतने ब्रिलियंट बच्चे थे कि अगर अब तक सही काम कर रहे होते तो सीए क्वालिफाई हो जाना था, और सीए क्वालिफाई करते तो कहाँ खड़े हो जाते यार। बट नहीं सोचते, उस वक्त पैसे की भूख होती, बंदा चल पड़ता है। अच्छा जी बच्चों, अब आ जाइए कि टाइप्स ऑफ गुड्स के अंदर एक और बात, नॉर्मल गुड्स, इंफीरियर गुड, और बच्चों नॉर्मल गुड हम उस गुड को कह देते हैं जो आमदनी बढ़ने पर ज्यादा खरीदी जाए। मैं रिपीट कर देता हूँ, इनकम को हम बाय से डिनोट करते हैं, याद रखिए, क्योंकि आई से हम इन्वेस्टमेंट को डिनोट करते हैं। इनकम बढ़ती रहे और उसकी डिमांड भी बढ़ती रहे, यानी अगर आपके अब्बू की तनख्वाह बढ़े, सैलरी बढ़े, तो मटन घर में ज्यादा आएगा। मटन घर में, मटन और बकरी का गोश्त, अगर आप पठान है तो दुम्बा कढ़ाई, दुम्बे का गोश्त, तो ये ज्यादा आएगा। सही है। अच्छा, जब ये ज्यादा आएगा तो हम इसे डिक्लेयर कर देंगे ये क्या है, नॉर्मल गुड कहते हैं उसे, कि अमीर होने पे इंसान उसे, यानी इनकम बढ़ने पे ज्यादा खरीदे, तो वो क्या है, नॉर्मल गुड। वो कहता है कि डिमांड इंक्रीजेस एज द इनकम इंक्रीज। ठीक है। जैसे आमतौर पे इनकम बढ़ने पे हमारे घर में अगर 1 किलो मिल्क आता है तो 2 किलो आएगा। क्यों आएगा 2 किलो? फिर रात को एक स्वीट डिश बना लिया करेंगे, तो फिरनी खा लेंगे, कोई खीर बना लेंगे। अच्छा बच्चों, इंफीरियर गुड वो होती है जिसकी उलट है, इनकम बढ़ने पर इन्हें कम खरीदा जाता है। इनकम बढ़ने पर इन्हें कम खरीदा जाता है, तो हम इनको क्या कहते हैं, इंफीरियर गुड। राइट जी। अच्छा, अब इंफीरियर गुड कहें, इनका मसला ये होता है कि जब हम अमीर होते हैं तो सबसे पहले इन्हें खाना छोड़ देते हैं। मैं इसकी मिसाल देता हूँ, हमारे मुल्क में बड़ी अच्छी मिसाल है। कौन सी बच्चों? टोयोटा राइस, है ना? सॉरी, टोयोटा राइस नहीं, टोटा राइस, सॉरी। ऐसा करते हैं, इसको हम लिख देते हैं क्रैश्ड राइस। ठीक है। ये चावल होता है थोड़ा टूट जाता है, ये तकरीबन आधी कीमत में मिल जाता है। तो गरीब आदमी जो है इसी की बिरयानी बना लेगा, खिचड़ी निकालेगा और इससे काम चला लेगा। लेकिन जिस दिन उसकी आमदनी बढ़ी, वो सबसे पहले इसको छोड़ेगा, बल्कि तंग आ चुका होगा। क्या आ चुका होगा? तंग आ चुका होगा। जैसे मैं सिलाई मशीन की बात से बड़ा काम, हालांकि उससे रोजी रोटी कमाई हमारी अम्मा भी चलाती थी। ठीक है जी। भाई भी मेरा दर्जी था, खुद भी मैंने टेलरिंग की, कोई 6 महीने मैंने दर्जियों को काम किया। मैट्रिक के बाद पढ़ता नहीं था, उन्होंने काम पे डाल दी। और मैं कभी भी ना करता, लेकिन मेरा इंटरेस्ट उसमें इसलिए था कि वो लेडीज दर्जी हो। तो लेडीज दर्जी होने की वजह से पब्लिक डीलिंग में जैसे मैं नाप लेना मेरे जिम्मेदार है यार, ये काम सबसे अच्छा है। और डिजाइनिंग, डिजाइनिंग मेरे जिम्मे थी, वो मैं पढ़ा लिखा था दर्जी। तो इसलिए वो 6 महीने मैंने काम किया है, लेकिन मेरे उससे बड़ी एलर्जी थी, मशीन से वो बड़ी एलर्जी। ईद आनी, ईद का बेड़ा गर्क कर देते। रात को बैठ के जो सिलाइयां करनी, मेरे जिम्मे शलवारें होती, लगाओ सारी रात लगाओ। सुबह ईद है, अब नमाज हो रही, वजू सो गए तो टूट गया, नमाज में सोया हूँ। यार ये क्या प्रोफेशन हुआ? ईद बकरीद भी आप रातें लगा रहे हैं, खाने की होश नहीं है। तो मैं बड़ा तंग था इससे। ठीक है। अच्छा, वो मेरी शादी हुई ना, तो मेरी वाइफ को बड़ी अच्छी स्टिचिंग आती है, वो अपने कपड़ों को स्टिच करके और बड़ा अच्छा डिजाइन बनाती है। मेरी शादी हुई ना, तो उसको मैंने बताया मैं स्टिचिंग बड़ी अच्छी करती हूँ। मैं मेरी गर्ल से सिलाई मशीन है, चला ले। फिर वो अपने घर छट गया, और खबरदार को किसी ने दसिया तो, बहन आएगी अपने बच्चों को कपड़े दे जाएगी, दूसरी आएगी अपने कपड़े दे जाएगी, डर 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 लगी ना, मैं चुप के बाहर छूट दूंगी। मैंने कम से कम 5-7 साल उसे कहा सिलाई मशीन इधर ना लाना, उसको मिली थी जहेज में, मैंने कहा, उधर ही रख, मुझे नहीं चाहिए। ठीक है। मैक्सिमम ये तेरा बड़ा दिल चाहे ना, मेरी अम्मी के कपड़े सी दिया कर बस, दैट्स ऑल। इसके अलावा किसी के मैं सीन, सब अमीर है, उनके पास पैसे की नौकरी नहीं होती, तो आई डिसलाइक। ठीक है। तो मुझे बड़ी वो होती थी, अल्लाह ताला माफ करे। रोजी रोटी कमाते हैं लोग, और बड़ा अच्छा प्रोफेशन है कि एक लड़की 10 रुपए की
और 10 रुपए का बुकरम और 1500 रुपये। सीधी बात है, गरीब आदमी जो है वो, जो जितनी हमारे यहाँ अल्लाह माकुरे वीडियोज हैं बेवा होते हैं, सब ये बेचारी करती। लेकिन मैं इससे बड़ा लड़की हूँ, तो जब पैसा आया ना, भाई छोड़ दो, मैं कहा, पहले हो जाना। तो इसी तरह गरीब आदमी तरह छोटा चावल से तंग आया होता है, जब आमदनी आती है वो सबसे पहले इसे घर से बाहर निकालता है। तो ये आ गया इंफीरियर गुड। अब आ गया सुपीरियर गुड। सुपीरियर गुड की मिसाल मैं आपको क्या दूं। एक तो बच्चों आपने घड़ी देखी होगी, घड़ी का नाम है रोलेक्स। और एक आपने गाड़ी देखी होगी रोल्स रॉयस। याद रखिए, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू इसके बराबर नहीं आती। नेवर थिंक दैट बीएमडब्ल्यू, लेक्सिस, टोयोटा are equivalent to. Rolls Royce is a car which is totally handmade. Totally handmade. तो आप कहेंगे सर उसका रिंग पिस्टन और वो लिंक मोशन वगैरह, नहीं नहीं, वो फराद मशीन एक होती है जिसको वो एक एक पुर्जे को वो ग्राफ्ट करता है उसके ऊपर, उससे बनती है ये। अगर आपने देखनी हो तो भी ना रोल्स रॉयस सही बनी, जो शान वाली थी अपने दौर में, तो वो खड़ी है जो पीसी होटल लाहौर, मार्को पोलो हाल, दैट इज देयर, बड़ी मशहूर गाड़ी है। तो रोल्स रॉयस और रोलेक्स ये इंसान नहीं खरीदेगा। ये कब खरीदेगा, जब इनकम में बहुत ज्यादा, लेकिन ये इसका मैक्सिमम शेयर ले जाएगी, मैक्सिमम शेयर ले जाएगी, है ना। जैसे मैं बता रहा, डोनमेंट मॉल में हम कराची में थे, तो मेरा बॉस मेरे साथ, तो बॉस मेरा आए थे, मतलब वैसे तो सैलरी देता $500-600 से ऊपर नहीं देता। कभी कभार एक दो बार घर आया तो कभी कभार नहीं कर देता है, कोई घर नहीं है, कोई सारा इसी लेवल तो पता है गरीब आदमी कोई कोई चीजें नहीं कर सकता। तो मुझे वहां लेके गया गवर्नमेंट मॉल में, तो वहां जाके घड़ी का रेट पूछता, रोलेक्स का तो 34 लाख की थी, 34 लाख। तो ये तब भी बंदा लेगा ना जब उसकी आमदनी ज्यादा होगी, लेकिन जब खरीदेगा क्या होगा बच्चों। तो ये देखिए कहता है कि सुपीरियर गुड्स आर गुड्स दैट मेक अ लार्जर पोर्शन ऑफ एन इंडिविजुअल्स कंजम्पशन। तो ये उसकी कंजम्पशन का लार्जर पोर्शन ले जाएंगे, लेकिन लेगा कब, जब वो अमीर हो जाएगा। अच्छा अब रिपीट करते हैं, जो नॉर्मल गुड है वो लेगा कब बच्चों, जब आमदनी बढ़ेगी ज्यादा खरीदेगा। इंफीरियर गुड क्या होगा बच्चों, कहते हैं इंफीरियर गुड आर दोज गुड डिमांड डिक्रीजेस एज इनकम इंक्रीज होगी, लोग इसे छोड़ देंगे, नहीं लेंगे। और सुपीरियर गुड होगी, खरीदेंगे तब जब आमदनी बढ़ेगी, लेकिन जब खरीदेंगे उनकी आमदनी का एक बड़ा हिस्सा चला जाएगा। राइट बच्चों। तो मैंने अक्सर पूछा कि यार इससे फील क्या होता है, मैंने एक बार रोलेक्स बांध के देखी क्या फील होता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। वो कहते हैं जी इसकी बस साइकोलॉजिकल वैल्यू होती है, बल्कि मुझे तो डर लग रहा था कोई बाजू ही ना काट दे। हाँ गरीब आदमी अपने बाजू से भी जाए नहीं बच्चों। अच्छा भाई आगे आ जाए, तो अब आ जाते हैं प्रोडक्शन की तरफ वापस। प्रोडक्शन में हमने क्या पढ़ा था, मटेरियल को कन्वर्ट करो किसी शक्ल में जिससे उसकी वैल्यू बढ़े, इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्शन ऑफ गुड। तो प्रोडक्शन ऑफ गुड के ना आगे तीन बड़े कॉन्सेप्ट हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये डिवीजन ऑफ लेबर, लेबर को तकसीम कर दो। अब मेरे पास 60 वर्कर्स हैं, तो मैं 5-5 में तकसीम कर दूं, तो इसको क्या कहूंगा, डिवीजन ऑफ लेबर। लेकिन मुझे आपकी आपसे एक सवाल करना है, क्या मुझे 5-5 तकसीम करने चाहिए या मुझे उनके वर्क के एतबार से उन्हें तकसीम करना चाहिए, वर्क के एतबार से। तो वर्क के एतबार से जब लेबर को तकसीम किया जाए तो उससे क्या कहेंगे। अच्छा इससे स्पेशलाइजेशन बढ़ेगी। जैसे मेरी फर्म में इन्होंने जो मिसाल दी है, एक गारमेंट फैक्ट्री की मिसाल दी है, तो मैं गारमेंट फैक्ट्री में जो है स्पोर्ट्स वेयर बन रहे हैं, तो मैं कुछ लड़कों को अलहदा कर देता हूँ कटिंग के लिए, कुछ को अलहदा कर देता हूँ स्टिचिंग के लिए, कुछ को आयरनिंग के लिए, कुछ को रैपिंग के लिए। तो वो क्या होगा, वो बार बार एक ही काम करेंगे तो उसमें क्या बन जाएंगे, स्पेशलिस्ट बन जाएंगे। स्टिचिंग वाले का हाथ इतना साफ हो जाएगा कि आप देखेंगे तो उसका बखिया ऐसे सीधा जाता है, बिल्कुल स्ट्रेट। ठीक है, क्योंकि तो हाथ एक ही काम कर रहे हैं। इसी तरह पैकिंग वालों को तो मैंने देखा है, पंखे के पानी जैसे होते, नजर नहीं ना आते,
और उसको हाथ भी नजर नहीं आते, ऐसे ऐसे करता है लिफाफा नीचे, ऐसे ऐसे लिफाफा नीचे। तो क्या स्पेशलाइज हो जाता है, स्पीड ऑफ वर्क बढ़ता है, क्वालिटी ऑफ वर्क बढ़ता है। तो ये है डिवीजन ऑफ लेबर। हमारी फर्म्स में भी ऐसे ही होता है, हमारे कॉलेज में भी ऐसे ही होता है। मिसाल के तौर पे 3 तरह के टीचर होते हैं। एक बहुत यूनिक टीचर्स होते हैं, ये बहुत कम होते हैं। हमारे यहाँ एक टीचर होते हैं जो क्वांटिटेटिव मेथड पढ़ा सकते हैं, न्यूमेरिकल, वो सिर्फ न्यूमेरिकल। अगर उन्हें थ्योरी का कोर्स दे दिया तो वो उसका मीडिया नेट कर देंगे, क्योंकि उन्हें आदत ही एक है न्यूमेरिकल पढ़ाने की। और एक होते हैं थ्योरेटिकल के कोर्स, वो क्या पढ़ाते हैं, वो थ्योरी पढ़ाते हैं, वो थ्योरी ही पढ़ा सकते हैं। उन्हें न्यूमेरिकल दे दिया तो उसको मीडिया मेट कर देंगे। ये बच्चा पेपर जब भी पढ़ता है वो देख लेता है ये थ्योरी का टीचर है, इससे थ्योरी ले लो। यानी जो लॉ पढ़ाता है ऑडिट पढ़ा सकता है, जो लॉ पढ़ाता है वो ऑडिट पढ़ा सकता है। और जो रिपोर्टिंग 1 पढ़ा रहा है, रिपोर्टिंग 2 भी पढ़ा सकता है, कॉस्टकॉन्डिंग भी पढ़ा सकता है, इसमें कोई शक की बात नहीं, क्योंकि उसका सेंस क्या है। तीसरे वो है जो मॉडरेटर है, थ्योरी भी मैनेज कर लेते हैं और न्यूमेरिकल भी, इनके कोर्स लाते हैं। मतलब इकोनॉमिक्स प्योरली थ्योरेटिकल है, नहीं इकोनॉमिक्स के पेपर कैलकुलेटर लेके जाना पड़ता है। इसका मतलब ये क्या है, मॉडरेट है। तो ये कुछ लोग होते हैं जो थ्योरी और न्यूमेरिकल दोनों, ये कम लोग हैं। जैसे इकोनॉमिक्स से टीचर कम मिलेंगे, आई और लॉ के ज्यादा, रिपोर्टिंग के भी ज्यादा। इकोनॉमिक्स और टैक्स के कम मिलेंगे, क्यों, टैक्स में भी कैलकुलेशन है ना, टैक्स के साथ कॉन्सेप्ट है लॉ का कि क्या लॉ है टैक्स का और कैसे करना है। तो ये इस तरह यहाँ भी स्पेशलाइजेशन है, ये नहीं कि हर बंदे को जो मर्जी कोर्स पकड़ा दो। क्या हाल है। अच्छा बच्चों आगे आ जाए, डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन प्रोडक्शन। तो मैंने अभी मिसाल दी थी, स्पीड से काम होता है, अच्छा काम होता है, लेकिन ये क्या कहते हैं, ये कहते हैं लर्निंग बाय डूइंग। एक काम करोगे तो आएगा, एक काम करोगे तो आएगा। दुनिया में सबसे ज्यादा कार्डिक सर्जरी जिसने की है उसने मेडिकल नहीं किया। वो एक लेमैन था अफ्रीका में, और वो जिराफ का ऑपरेशन कराता था एक वेटनरी डॉक्टर के साथ। वहां से उसने ऑपरेशन करना सीखा, इम्प्रूव करता गया, और डॉक्टर किसी दिन बीमार था, उसने कहा यार मैं देख रहा हूँ तू कर। अब उसने जानवरों का ऑपरेशन शुरू कर दिया। करते करते अफ्रीका में किसी हॉस्पिटल में जॉब मिली उसे, लिबॉर्टरी टेक्नीशियन की, नहीं ऑपरेशन थिएटर टेक्नीशियन। वो वहां चला गया, वहां भी वह डॉक्टर बीमार था, बुखार था उसको, ऑपरेशन सर्जरी जरूरी थी, वहां डॉक्टरों की कमी थी। उससे कहा यार तू जानता है सारा काम, हाथ तेरा साफ है, चल जरा कर। अमेरिका से उसकी तस्वीर भी एक जमाने में आई थी। वो दुनिया की सबसे ज्यादा सर्जरी कर चुका है, कार्डियक सर्जरी, एंड ही वाजंट अ डॉक्टर। तो दिस इज कॉल्ड लर्निंग बाय डूइंग। और हमारे भी यहाँ अक्सर पब्लिक हॉस्पिटल्स में होता है कि लोग समझते हैं कि उनका ऑपरेशन डॉक्टर कर रहा है, डॉक्टर चाय और पकौड़े लेके साइड में बैठा होता है। अक्सर ऑपरेशन टेक्नीशियंस काम भड़का देते हैं। उन्हें बताया कि यहाँ से कट लगा के इसके नीचे नाप की वो होती है, क्या होता है यार, वो हो जाता है बंदे को, हड्डियां हो गई हैं, या उसके चाहे वो पेंडिस हो गया, तो उनको पता है ये नाड़ काटता है, डॉक्टर को खींच के काट देंगे। डॉक्टर को हाँ से ही काट रहे हो। और एक वक्त आएगा डॉक्टर साइड पे सोया होता है, कर दोगे, हाँ जी कर देंगे, फिट कर दोगे, कर देंगे, वहां पे डॉक्टर मारेंगे, मजाक कर। अच्छा है। सो दिस इज स्टार्ट लर्निंग बाय डूइंग। काम करते रहोगे तो काम आ जाएगा। मैं हैरान हुआ जिस दिन मुझे एक बंदे ने, जिना सामिया कॉलेज में बैठा प्रिंसिपल ऑफिस में, उससे कहा इन खातों को देखो, इन खातों ने गाय ने की 1000 से असर दी। क्योंकि डॉक्टर ही नहीं। फिर उन्हें बोला बहुत टाटा बेड़ा कर को ये लोग ये कर रहे हैं, करते होंगे कहीं, पर अल्लाह सही कह रहे हो, क्यों मुझे डालो। अच्छा द सेविंग ऑफ टाइम, टाइम बचता है। जब एक ही काम आप बार बार करते हो तो क्या होता है, टाइम बच जाता है, ठीक है ना। अब मेरे घर में ये होता है, मेरी बेगम कहती है जो काम तुम करते हो तुम्हारे जैसा काम कोई नहीं कर सकता। एनीथिंग, बल्ब फिट करना, ट्यूब चेंज करना, इलेक्ट्रिकल, किसी जगह वायरिंग ही छोटी मोटी करनी है, लेकिन मुझे टाइम ज्यादा लगेगा, क्यों, मुझे काम
आता नहीं है। परफेक्शन शायद ज्यादा हो चुके, मैं केयर ज्यादा कर लूँ, शायद ये हो सकता है। बट दिस इज कॉल्ड सेफ टाइम। आगे क्या स्पेशलाइजेशन है, जब डिवीजन ऑफ लेबर होती है तो आपको एक ही तरह का काम रिपीटेडली मिलता है। एडम स्मिथ तो पहले ही कहता है कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड इज मास्टर ऑफ नन, बट वन वर्क ऑन विच यू फोकस्ड इट you can deliver it more time and repeated activity given you player in the work as well. Clear? अच्छा बच्चों, अब आगे आ जाए स्पेशलाइजेशन इन रीजनल एंड इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट। रीजनल इंटरनेशनल कॉन्टेक्स्ट में मानना पड़ेगा कि बाद मुल्कों के पास पानी और दलदली जमीनें ज्यादा है, इंडिया, पाकिस्तान, तो लिहाजा पूरी दुनिया की फूड फैक्ट्रियां यही बनेगी फिर। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? फूड फैक्ट्रियां फिर यही बनेंगी। देखिए बांग्लादेश जाओ तो वहाँ पटसन का बड़ा अच्छा माहौल है। पटसन होती है जिससे हम जूट बनता है, जूट से कपड़ा भी बनता है और बोरियां भी बनती हैं। उसमें सबसे आगे कौन है? बांग्लादेश है। अच्छा, राइस में इंडोनेशिया और मलेशिया, वहाँ बारिशें बहुत होती हैं और चावल बारिश का शौकीन है। ठीक है, तो इसलिए ये रीजनली आप कह सकते हैं कि बाज जगह पे वाकई ऐसा होता है। क्लियर बच्चों? अच्छा जी, अब देखिए लास्ट टाइम ना मैंने आपको फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन में ना एक कॉन्सेप्ट पढ़ाया था, और वो था आपका एक फैक्टर, और वो फैक्टर था कैपिटल। इसी कॉन्सेप्ट के आगे एक कॉन्सेप्ट इसमें ऐड होना चाहिए कि ये कैपिटल बनता कैसे। कैपिटल के बनने के अमल को हम कहते हैं कैपिटल फॉर्मेशन। क्या कहते हैं बच्चों? कैपिटल फॉर्मेशन कहते हैं। कैपिटल फॉर्मेशन यानी ये उस हेडिंग की डिटेल आ गई। कहाँ पे है ये देखिए, दिस इज हियर, कैपिटल फॉर्मेशन। ये क्या है? कैपिटल फॉर्मेशन एक प्रोसेस है जिसके अंदर कंट्री के कैपिटल स्टॉक में इजाफा होता है। एक लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम में कैपिटल स्टॉक में इजाफा होता है। कंट्री का कैपिटल स्टॉक क्या होता है? डैम, सड़कें, रेल, एयर लाइंस एंड टेलीकॉम, ये सारा उसका स्ट्रक्चर है। उसमें प्राइवेट लोग भी आते हैं और पब्लिक भी आते हैं। अमेरिका में तो प्राइवेट लोग पूरा लैंड एक्वायर करते हैं, पट्टी सड़क बना देते हैं प्राइवेट लोगों से खरीद के। प्राइवेट लोगों से जगह खरीद के पूरी पटरी बिछा देते हैं, प्राइवेट पटरी है। उस पर जो ट्रेन चलाएगा उनको पैसे दे देगा, और ट्रेन चलाने वाला अलग से कमर्शियल टिकट चार्ज करेगा, उससे अपना मुनाफा ले लेगा। हमारे यहाँ ग्रीन लाइन इसकी मिसाल है। ग्रीन लाइन ट्रेन चलती है लाहौर से कराची, इसकी मिसाल है। पटरी के पैसे हुकूमत को दे देते हैं या रेलवे वाले रेलवे को दे देते हैं, बाकी पूरी रेलवे वो ट्रेन उनकी है, इंजन तक। ठीक है जी, और उससे वो पैसा कमा लेते हैं, है भी जरा लग्जरियस। अब इसके अंदर होता क्या है? कहता है इसके 3 स्टेप है। सबसे मुश्किल स्टेप कौन सा है? क्रिएशन ऑफ सेविंग। सेविंग बच्चों कहाँ होती है? इंडिविजुअल करते हैं, हाउस होल्ड करते हैं। अब बताओ सेविंग आराम से हो जाती है? ओ हो, सेविंग के लिए बच्चों बड़ी कुर्बानी देनी पड़ती है। पैसे अम्मी के पास है, उनका दिल चाहता है बच्चों को कढ़ाई खिलाएं, मटन कढ़ाई खिलाएं, उसके ऊपर मटन कढ़ाई तो आपने खाई कभी? खाई हुई है एक बार भी खाई हो? इसके ऊपर वो मैश डाला होता है धनिया का, फिर कैप्सिकम काट के, वो क्या जलापेनो काट के ना, थोड़ा थोड़ा अदरक। खाई कभी? अच्छा, तो अम्मी चाहती है बच्चों को ये खिलाएं, लेकिन क्या होता है? ठीक है, अगर ये खिलाएंगे तो सेविंग नहीं होगी। फिर वो क्या करती है? वो आलू की कढ़ाई पकाती है, कढ़ाई आलू। अच्छा, तो यू सी, तो वो कितना है, वो सेव से जाता है। सबसे मुश्किल काम है अपनी ख्वाहिशात पे कंट्रोल करके पैसे बचाना। अब जाहिर बात है ये पहला स्टेप, द मोस्ट डिफिकल्ट स्टेप, टू सेव मनी बाय नॉट स्पेंडिंग ऑल ऑफ देयर इनकम ऑन परचेज। लेकिन जाहिर बात है सेविंग एक चीज पे तो डिपेंड करती है देखो कि आपके मुल्क में महंगाई कितनी है। सेविंग इज इन अ कंट्री डिपेंड्स ऑन द पावर ऑफ सेव एंड विल टू सेव। आपका खरीद सेव करने का इरादा कितना है और कैपेसिटी कितनी है। अगर आपके 3 रुपए कमाई है, खर्चा 5 रुपए, सेविंग कहाँ से करेंगे? सेविंग तो तभी होगी, खर्चा 5 रुपए हो, आमदनी आपकी 7 रुपए हो, 10 रुपए हो, तो फिर 2 रुपए बचेंगे ना। तो लिहाजा ये चीज बड़ी मैटर करती है। तो लेकिन चले मान लिया कि आपने मनी बॉक्स में अपने पैसे पहुंचा दिए, तो ये इसका पहला। दूसरा स्टेप है ये पैसे वहां पहुंचे जहां इस्तेमाल हो सके। तो इसको पहुंचाने के लिए क्या करना पड़ेगा? इसको मोबिलाइज करना पड़ेगा। एक पाइप है, उस पाइप के अंदर ये जो पैसे हमने बचाए हैं ये हमने इंजेक्ट करने हैं, और इस पाइप के दूसरी तरफ ये लोग हैं जिन्होंने पैसे इन्वेस्ट करने। लिहाजा हमें ज़हन में ये रखना पड़ेगा
कि सेविंग करने वाले लोग और हैं और कारोबार पे पैसा लगाने वाले लोग और हैं। सेविंग सेविंग करने वाले लोग हो रहे हैं और कारोबार पे पैसा लगाने वाले लोग हो रहे हैं। तो पहले वो जिन्होंने घरों में पैसा बचाया, वो पैसा बचा के उन्होंने 3-4 जगह फेंकना है। कुछ लोगों ने अपनी इंश्योरेंस कराई होगी, ओल्ड एज में बेनिफिट मिलेगा, तो उस सेविंग से इंश्योरेंस पे कर दी। कुछ लोग स्टॉक एक्सचेंज के शौकीन होते हैं, जो म्यूचुअल फंड में पैसा लगाते हैं। म्यूचुअल फंड क्या होता है, सबके पैसे इकट्ठे करके स्टॉक में लगा देता है, यानी शेयर खरीद लेता है, उसको दे देते हैं। कुछ लोग सिंपली क्या करते हैं, लाइट बैंक, मेजान बैंक, एमसीबी बैंक में जाके अपने पैसे जमा करा देते हैं। जितनी जरूरत निकाल ली है बाकी बैंक के पास, बैंक में जमा हो जाए, सेविंग सेंटर में जमा हो जाए, म्यूचुअल फंड में जमा हो जाए, इंश्योरेंस में जमा हो जाए, ये सब वो पाए हैं। क्योंकि इनमें से किसी ने भी पैसा अपने पास नहीं रखना, आगे जाके डिलीवर कर देना है कारोबारी लोग। ठीक है, आपके साथ 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट है, उनसे क्या ले लेंगे, उनसे 12% ले लेंगे। आपसे 10 ले, आपको 10 दे रहे हैं, 12 दो खुद ले लेंगे। सही है जी। तो इसमें क्या लिखा है, कहता है दिस इज द सेकंड स्टेप ऑफ प्रोसेस कैपिटल फॉर्मेशन इन्वॉल्व ट्रांसफर ऑफ सेविंग्स फ्रॉम घरों से बिजनेस तक जाता है। तो पहला स्टेप सबसे मुश्किल है, पैसे बचाना। और दूसरा स्टेप, घर में रखेंगे तो होल्डिंग हो जाएंगी। होल्डिंग नहीं करनी, कहाँ ले जाने बच्चों, पैसे जाके दे देने हैं वो लोग जो सप्लाई करते हैं। सप्लाई में कौन से, इंडिविजुअल भी स्टॉक एक्सचेंज, बैंक भी हो सकता है, ऑर्गेनाइजेशन हो सकती हैं, और गवर्नमेंट भी हो सकती है। गवर्नमेंट भी टीवी बेचती रहती है, वो खरीदी, लिहाजा ये पैसा चला गया। अब जहां ये काम मुश्किल था, सेविंग करना, ये थोड़ा आसान है, जाके बस जमा ही करानी और क्या करना, उसको तो बेनिफिट में मिलना। तीसरा काम आ गया, इन्होंने पैसे दिए। अब ये ईमानदारी से पूरी, बड़ी बड़ी कंपनियों बोर्ड ऑफ डायरेक्टर होते हैं, तो वो अपने पूरी तरह अपने ब्रेन को इस्तेमाल करें और इस्तेमाल करके ऐसी मशीनें खरीदें जिससे फायदा भी हो जाए। क्योंकि बाज लोग मशीन ऐसी ले लेते हैं वो काम नहीं आती। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं। कभी आप जाए ना हमारे कुछ सूबे हैं, सिंध और केपी के, वहां कुछ ऐसे ब्रिज हैं जिनके वो पिलर बने हुए हैं, इस तरफ भी वादी है, उस तरफ भी वादी है, ऊपर वो जो स्लैब है वो रखी नहीं है। अब ये मशीन काम आएगी। ये वो कैपिटल है जो आपने क्या किया, वेस्ट कर दिया। अच्छा, हमाकत क्या मारी, ठेकेदार को पैसे दे दिए, पिलर खड़े कर दिए, इधर उधर का लैंड एक्वायर नहीं हो सका, और वो लोग बेचना भी नहीं चाहते, लो कर लो गल, वो कोर्ट में बैठे हुए जाके। तो पहले लैंड एक्वायर कर लेते, खुद आगे बंदो, फिर कर लेते काम। क्या हाल है। तो ये अक्सर ऐसा होता है। इसी तरह इन्वेस्टमेंट में भी होता है, हम कोई ऐसा प्लांट खरीद लें जो हमारे काम आए ना, जिसकी आज हमें जरूरत ही नहीं है। यानी कि हमारे यहाँ जो यूरोप में ब्रेड मिलती है ना, रोटी, उस रोटी का प्लांट मेरे अब्बा जी बताते हैं कि 1970 में पाकिस्तान में लगा था, मीनार पाकिस्तान का। थोड़ा अरसा लोगों ने बड़ा इंजॉय किया, गया तंदूर की बजाय रोटी लेंगे, तो उन्हें ख्याल आया कि रोटी इधर आते है ठंडी हो जाती है, हम ताज़ी रोटी क्यों ना लें। तो प्लांट चला ही नहीं। मेरा हाल आज लगे तो शायद चल जाए। तो ऐसा भी हो सकता है हम कबला जोती काम कर दें। पर सेविंग टू रिजल्ट इन द कैपिटल फॉर्मेशन, इन्वेस्टमेंट चलेगी किसके पास बच्चों, अब वो ईमानदारी से इसे किस में कन्वर्ट करें, रियल कैपिटल एंड इंटीग्रल फॉर कैपिटल फॉर्मेशन। क्या ये ऐसा कर सकते हैं, पैसा लेके कारोबार में ना लगाए और ऐसी चीज ना लें जिससे बिजनेस हो। कर सकते हैं यार, प्लॉट ले लें, जमीनें महंगी हो रही है, सूद ही देना ना, तो प्लॉट लेके आगे पैसे दे दीजिए। लेकिन प्लॉट से कोई प्रोडक्शन, बल्कि प्लॉट से प्रोडक्शन कम होती है, मुल्क तबाह होता है। ये जो जमीनें हम खरीद लेते हैं प्लॉट, इससे मुल्क तबाह होता है। कैसे, पहले उससे फसल उग रही थी, अब सड़कें बन गई, खाली प्लॉट पड़े हुए, उसमें फसल उगेगी, प्रोडक्शन तो कम कर दी। अब आपने 15-20 साल बाद उसको बेचते हैं, सेविंग के तौर पे रखा हुआ है, तो 15-20 साल तक वो डेड कैपिटल है। इसकी निस्बत स्टॉक में पैसा लगाते या कोई मशीन लेते तो क्या होता, प्रोडक्शन होती ना। इसलिए ठीक है बच्चों, तो ये ईमानदारी से क्या खरीदे बच्चों, मशीनें। ठीक है जी। अच्छा बच्चों, बात समझ आ रही है। तो दिस इज कॉल्ड कैपिटल फॉर्मेशन। आगे क्या, आगे स्कर्सिटी एंड रॉबिन्स फिर दोबारा आ गई। ये स्कर्सिटी का कॉन्सेप्ट हम पढ़ के नहीं आए, ख्वाहिशात दाद में दूध है और सरमाया हमारे पास या वसाइल काम है।
अब वो दोबारा बात करने लगा कि जब वसाइल महदूद होंगे, ख्वाहिशात बातादाद होंगी, तो कुछ ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ेगी, और जो ख्वाहिशात कुर्बान करनी पड़ेंगी उसको क्या कहेंगे? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। वो चीज जो हमने नहीं मिल सकी वो हमारी क्या है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या कि मेरी ये ख्वाहिश थी कि एट ए टाइम मैं रसमलाई भी खाता और आइसक्रीम भी खाता, लेकिन मुझे दोनों में से एक चीज लेनी पड़ी और एक कुर्बान करनी पड़ी। अब मैंने आइसक्रीम खा ली, रसमलाई नहीं खा सका, तो रसमलाई को छोड़ना क्या बन जाएगा? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बन जाएगा। क्या हाल है? और ये हमेशा होगा, जहां पे भी वसाइल कम होंगे, ख्वाहिशात ज्यादा होंगी, आपको कुछ कुर्बानियां करनी पड़ेंगी। चले मैं आपको एक वाक्य सुनाता हूँ, सिर्फ 1 मिनट लगेगा। आपने इसमें अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी क्या है? आपने क्या बतानी है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट बतानी है। अभी तो मैं इस तरह नजर आ रहा हूँ ना आपको, अभी जवानी बड़ा खूबसूरत था, तो मुझे अक्सर टेलीफोन भी आते थे, बहुत टेलीफोन आते थे। अच्छा बच्चों, मेरी हो गई शादी और मैंने पहली रिंग इस हाथ में, मुझे फोन आने बंद हो गए। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। सोचो, शादी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट? हाँ यार नहीं, होता यह है कि व्हेन यू चूज वन अल्टरनेटिव एंड अदर अल्टरनेटिव आर फोरगॉन, जो फोरगॉन है वो कॉस्ट है। क्या ख्याल है? अब कॉस्ट क्या आ रही कि मुझे अक्सर उनकी याद आती है, ये कॉस्ट है। क्या हाल है बच्चों, है कि नहीं? तो दिस इज वन व्हेन यू चूज वन अल्टरनेटिव एंड अदर अल्टरनेटिव्स आर फोरगॉन, दिस इज कॉल्ड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। तो अब समझ आई अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या है? कि द नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव, आपने अपनी तरफ से बेस्ट अल्टरनेटिव ले लिया, लेकिन अल्टरनेटिव छोड़ने तो पड़े ना आपको, तो जो छोड़ दिए ऐसे थोड़ी छूट जाएंगे। क्या हाल है बच्चों? कभी आप ट्रेन पे जा रहे हो और कोई आपकी तरफ देख रहा हो और ट्रेन चल रही हो और वो वहां रह जाए, तो क्या फीलिंग होती है? होती है कुछ? नहीं होती। चलो सही है, आप फिल्में नहीं ना देखते होंगे। चलो अच्छी बात है। अच्छा बच्चों, चले फिर बाकी बातें कल कर लें। तो कल हम शुरू करेंगे स्कैर्सिटी एंड अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। ठीक है जी, नो इशू। चल डन हो गया जी। इकोनॉमिक्स कैसी जा रही है आप लोगों की? कुछ समझ भी आ रही है नहीं कि पहली भी नहीं? तो समझ आ रही है कि जो I2B, ये जो हमारा आगे कोर्स आएंगे, आप ले लीजिए इकोनॉमिक्स ले लीजिए, I2B ले लीजिए, ये तो अभी सिर्फ सरफेस पे आ रही है, और ये आगे चल के ये कोर्स किससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। इकोनॉमिक्स तो मोस्ट इंटरेस्टिंग कोर्स बनेगा इंशाल्लाह। और जो इसके बाद कोर्सेज आएंगे वो इससे भी ज्यादा पावरफुल है, वो इंस्पायर्ड कर देंगे आपको, और आपको अपने अंदर समो लेंगे। और एक चीज अक्सर होती है वो ये है कि जो बच्चे दिल से सीए करने आए हैं और पढ़ रहे हैं, पेरेंट्स हैरान होते हैं कि यार ये हमने इनको खाने का कहते हैं, ये खोया हुआ। यानी जब स्टार्ट करें ना स्टडी, तब आपके पास शोर नहीं होना चाहिए, लेकिन एक दफा आपने स्टडी स्टार्ट कर दी, अब घर आप पास ढोल बज रहा है आपको, और देख भाई आप इसमें, अच्छा अगर इनकम बढ़ेगी तो डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी तो प्रोडक्शन बढ़ानी पड़ेगी, प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए इन्वेस्टमेंट बढ़ानी पड़ेगी, इन्वेस्टमेंट के लिए लोन ज्यादा देना पड़ेगा, उससे जीडीपी ऊपर चला जाएगा, एक्सचेंज रेट पे क्या इम्पैक्ट होगा। आप अपने मॉडल में हो। कैसी बात? तो ये इस तरह के मजे की चीज है कि आप उसके अंदर हो जाते हैं, और घर वाले आके कंधा ला के, तो ये खाना लग गया, हाँ, खाना लग गया, आ रहा ये है इसका। ठीक है, ओके बच्चों, उसके लिए इंशाल्लाह दुआ। थैंक यू वेरी मच।